नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। तो जैसे पीछे की क्लास में आपने देखा था कि हमने जो है अरब आक्रमण, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, इन सभी को हम कर चुके थे। और तराइन के युद्ध, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम शुरू कर देंगे। तो जब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है अली मर्दान के द्वारा दमियक पाकिस्तान में 1206 में। तो उसके बाद जो उसके सेनापति होते हैं, तो ये इसमें ना अपने जो इससे जीता हुआ होता है साम्राज्य, तो ये उस साम्राज्य को उनके अंडर बांट देता है कि यहाँ पर आप रूल करोगे, यहाँ पर आप रूल करोगे। तो ये इंडिया वाला एरिया जो आता है, ये दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली और क्या बोलते हैं, ये इधर सिंध वाला क्षेत्र, तो ये मिल जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐबक को मिलने के बाद ऐबक किसकी स्थापना कर देता है? तो ऐबक स्थापना कर देता है गुलाम वंश की। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। आप क्लास को ध्यान से देखिएगा। और हमारी 3-4 क्लासेस और लगने वाली हैं, उसमें हम हिस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल चलेंगे, मुगल के बाद फिर आ जाएंगे हम आधुनिक भारत पर। ठीक है, तो चलिए बिगड़ समय को गंवाते हुए हम शुरू कर देते हैं अपनी सारी चीज़ों को। तो क्या कर लेंगे हम? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? तो 1206 से 1526 तक हो जाएगा। तो 1526 में क्या होता है? 1526 में क्या होता है, बाबर इंडिया आता है। और बाबर किसकी हत्या कर देता है? तो बाबर हत्या कर देता है 1526 में, जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, लोधी वंश के। लोधी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, तो उसमें हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद 1526 से स्टार्ट क्या हो जाता है हमारा? 1526 से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, वो हो जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है हमारा 1526 से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कैसे कैसे, तो कौन कौन से आते हैं। इसे याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? तो जी हो जाएगी। जी क्या, कैसे कैसे याद करेंगे? जी के टी, जी हो जाएगा, जी से गुलाम वंश, जी से गुलाम वंश हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? जी के से हो जाएगा हमारा खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। उसके बाद तुगलक आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? टी से हमारे तुगलक हो जाएंगे। फिर सैयद आ जाते हैं, एस से हमारे सैयद हो जाएंगे। और एल से क्या हो जाएगा? एल से लोधी वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल से तो लोधी वंश हो जाएगा। तो ये पांच ये वंश थे, इन वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। तो गुलाम वंश का समय काल क्या हो जाएगा? 1206 से 1290 तक क्या हो जाएगा हमारा? तो गुलाम वंश हो जाएगा 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश क्या हो जाएगा? 1290 से 1320 तक हो जाएगा। तुगलक वंश क्या हो जाएगा? 1320 से 1414 हो जाएगा। सैयद वंश 1414 से 1451 हो जाएगा। लोधी वंश 1451 और 1526 हो जाएगा, जहाँ 1526 में गुलाम दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है और जो है हमारा क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम कार्यकाल किसका पूछा जाता है? तो सबसे कम कार्यकाल किसका हो जाएगा? तो सबसे कम जो रहे वो रहे थे खिलजी। कब? 1290 से 1320 तक। टोटल कितने साल रहे हैं ये? तो टोटल ये 30 साल रहे थे इंडिया पर। तो कितने साल इन्होंने टोटल राज किया? तो 30 साल इन्होंने टोटल इंडिया पर राज किया। ठीक है, उस 30 सालों में अकेले 20 साल कौन रह जाता है? अकेले 20 साल रह जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको क्या बोला जाता है? सिकंदर ए सानी, युग का विजेता। क्या बोला जाता है? सिकंदर ए सानी। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम आगे। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा? तो 1320 से 1414 हो जाएगा। 80 और 14 94 साल तक शासन करते हैं कौन? तुगलक। और 30 साल तक शासन करते हैं हमारे खिलजी। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएंगे? तुगलक। और सबसे कम कौन हो जाएंगे? खिलजी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो गुलाम वंश रहा 1206 से लेकर 1290 तक। अन्य नाम क्या हो जाएंगे गुलाम वंश के? तो अन्य नाम हो जाएंगे गुलाम वंश के दास वंश हो जाएंगे, ममलूक वंश हो जाएंगे, इलवरी वंश हो जाएगा। गुलाम वंश के कुल शासक में कितने हो जाएंगे? तो गुलाम वंश के कुल शासक हो जाएंगे 11। 11 शासकों ने राज किया गुलाम वंश पर। तो पहले कौन आ जाएंगे? सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। शासनकाल कब तक रहेगा इनका? 1206 से 1210 एडी तक रहेगा। कितने वर्ष रहे ये? टोटल ये 4 वर्ष रहा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको क्या बोला जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है। क्या? गुलाम वंश का संस्थापक। राजधानी क्या थी इसकी?
तो राजधानी लाहौर थी और सैन्य राजधानी क्या हो जाएगी, सैन्य राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, जिसको क्या बोला जाता है, जिसका वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यह किसका गुलाम था, या मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गोरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका, तो पूछ लिया जाता है गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से किससे खरीदा था, तो ये हो जाएंगे मिर्जा अजीज कोका से इन्होंने खरीदा था। तो गोरी ने इसे पहले क्या बताया, इसे मलिक बनाया और सिपे सलार की उपाधि दी। ठीक है, उपाधि प्रदान की। शुरुआत में गोरी ने इसे क्या बनाया था, अमीर ए आखूर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां क्या हो जाएंगी, मलिक हो जाएंगी और सिपे सलार हो जाएगा। ठीक है, तो गोरी ने इसे शुरुआत में क्या बनाया था, इसे अमीर ए आखूर बनाया था। अमीर ए आखूर पद होता किस लिए था, तो ये अमीर ए आखूर घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता था। जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल का आपको पता ही होगा कि अस्तबल बोलते हैं जहां पे हम घोड़ों को बांध कर रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अस्तबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बनाया शुरुआत में, तो शुरुआत में इसे अमीर ए आखूर बनाया। 1210 में क्या होता है, 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान कैसे, घोड़े पर बैठ के ही खेलते थे, जो पोलो को ही बोला जाता है चौगान। चौगान खेलते समय क्या होता है, कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर जाता है और उसकी क्या हो जाती है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। इसकी उपाधियां क्या थी, पील बख्श थी। क्या थी, पील बख्श। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। फिर दूसरी उपाधि क्या थी, लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला, हातिम दुत्या कहा जाता था इसे, और कुरान खां कहा जाता था। तो कुरान खां की उपाधि से क्या मतलब हो जाएगा, कुरान खां हो जाएगा सुरीले सुरीले स्वरों में कुरान पढ़ने के कारण। जो ये क्या था, तो ये कुरान को पढ़ता था किस टाइप से, सुरीले स्वरों में कुरान को पढ़ता था। ठीक है, अब आ जाते हैं, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का, जो राजा होते थे तो ये क्या करते थे, अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे। ठीक है, एक वो होता था, क्या बोलते हैं, एक लेटर सा, उसको पढ़वाते थे और सिक्के चलाते थे। लेकिन क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया। उसने ना तो अपने नाम के कभी सिक्के चलवाए और ना ही अपने नाम का कभी भी खुतबा पढ़वाया। ठीक है, ऐबक जो था, ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ये बख्तियार काकी थे एक, उनका शिष्य था ऐबक, बख्तियार काकी के गुरु। और बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ऐबक के एक प्रमुख निर्माण कार्य है, ऐबक ने जो है भारत के अंदर कौन कौन से निर्माण करवाए, तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, क्या बोला जाता है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, उत्तर भारत की पहली मस्जिद हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर भारत की पहली मस्जिद हो जाएगी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। और चेरामन जुम्मा मस्जिद, ये केरल में हो जाएगी। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद अगर आपसे पूछा जाएगा, तो भारत की सबसे पुरानी मस्जिद हो जाएगी कौन सी, तो चेरामन जुम्मा मस्जिद हो जाएगी, जो कहाँ पर है, केरल में हो जाएगी। और अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी हो जाएगी, तो वो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद हो जाएगी, जो कहाँ पर पड़ती है, तो ये दिल्ली में पड़ती है। इसने क्या किया, इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा था। क्या था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो क्या होता था, पहले एक संस्कृत का जो संस्कृत का विद्यालय होता था, उसको क्या किया इसने, पहले एक संस्कृत का विद्यालय था, ठीक, उस संस्कृत के विद्यालय को ये तुड़वा देता है और अढ़ाई दिन यानी कि 2.5 दिन में वहां पर क्या, एक एक जो है वहां पर एक आर्किटेक्चर बनवा के खड़ा कर देता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोला जाएगा। ठीक है, अरे क्या हो गया पेन को, अरे भाई पेन ही नहीं चल रहा है, चलो कंटिन्यू कर देते हैं हम, फिर भी हाथ से ही कर देते हैं। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। पहले क्या होता था, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था, जिसको विग्रहराज या कवि बंधुओं ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा शुरू कराया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही शुरू करवाया गया था, जिसको क्या बोला गया, कुतुब मीनार बोला गया था। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को की हाइट कितनी हो जाएगी, तो 72.5 मीटर कुतुब मीनार की हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 72.5 मीटर कुतुब मीनार की हाइट हो जाएगी। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगी। ऐबक को ही क्या, गुम्बाद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। किस किस कला का, तो गुम्बाद कला और मेहराब कला का जनक किसको माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब इसके दरबारी कवि कौन कौन हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के, हसन निज़ामी हो जाएगा, जिसकी पुस्तक क्या है, जिसकी पुस्तक तो ताजुल मासिर हो जाएगी।
ऐबक का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? लाहौर में हो जाएगा। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ऐबक का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पर हो जाएगा? लाहौर में हो जाएगा। अब ऐबक के बाद कौन आता है? ऐबक के बाद आता है आराम शाह। कौन आता है? आराम शाह आता है 1210 से 1211 एडी। ठीक है। यह क्या था? यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। इसके बस की शासन वासन करना नहीं था। इसी चीज का फायदा कौन उठाता है? तो इसी चीज का फायदा उठा लेता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या होता है? तो इल्तुतमिश के और आराम शाह के बीच जूडों का युद्ध होता है 1211 में, जिसमें क्या किया जाता है? इल्तुतमिश द्वारा इसको हरा दिया जाता है और इसे पद से हटाकर स्वयं शासक बन जाता है कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। तो इल्तुतमिश स्वयं शासक बन गया। अब इल्तुतमिश क्या था? तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ठीक। और ये आराम शाह जो हो जाएगा ये ऐबक का बेटा था, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था जिसकी वजह से गद्दी से इससे छीन लेगी। ठीक है। तो वही वाली चीज है कि अगर आप ठीक से नहीं करोगे उसी तरीके से आपके हाथ से जॉब छीन ली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए सही से तैयारी कीजिए और सबसे अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो इसने हटा दिया इसको आराम शाह को, और क्या बोलता है? इल्तुतमिश खुद गद्दी पर बैठ जाता है। अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हम क्या बढ़ जाते हैं? नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ जाते हैं। मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत, गुलाम और खिलजी वंश बताए गए हैं इस वाली पीडीएफ में। तो चलिए कहाँ से हो जाएगी? ये रही, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इल्तुतमिश 1211 से कब तक रहेगा इल्तुतमिश? तो 1211 से और 1236 तक कौन रहेगा? तो इल्तुतमिश रहेगा। तराइन का तीसरा युद्ध किसका? तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दोज किसको हराया था? तो यल्दोज को हरा दिया था। तो पहला और दूसरा तराइन का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, जिसमें क्या पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई, लेकिन सेकंड युद्ध में क्या हुआ? सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे गए, जिसकी वजह से उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया और चंद्रबरदाई भी उनके साथ चले गए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है। अब 1215 में क्या होता है? 1215 में तराइन की थर्ड वॉर लड़ी जाती है। कौन सी वॉर लड़ी जाती है? तो 1215 में तराइन की थर्ड वॉर लड़ी जाती है। उसमें क्या होता है? किस किस के खिलाफ लड़ी जाती है वो? तो उसमें क्या होता है? तो उसमें ये जो होता है हमारा यल्दोज और इल्तुतमिश को के बीच होती है, तो जिसमें यल्दोज को इल्तुतमिश द्वारा हरा दिया जाता है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। उपाधि क्या हो जाएंगी इल्तुतमिश की? तो अमीर उल अम्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमीर उल अम्र हो जाएगी। ठीक है। और ईश्वर की भूमि, अमीर उल अम्र का मतलब क्या होता था? तो होता था ईश्वर की भूमि का रक्षक। क्या होता था? ईश्वर की भूमि का रक्षक होता था। इल्तुतमिश के पिता जो थे उनका नाम क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के पिता का नाम हो जाएगा ईलम खां हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने राजधानी क्या बनाई थी? तो दिल्ली बनाई थी। ठीक है। तो ये एक ठीक ठाक शासक रहा अपने टाइम पर, अच्छा खासा कंट्रोल था इसका। तो अच्छा खासा कंट्रोल था, उसके बाद ही जब अच्छा खासा कंट्रोल था तभी तो इसने 25 साल शासन कर लिया। ठीक। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा का क्या मतलब होता था? तो इक्ता प्रथा होती थी कि एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जो इनके सैनिक होते थे उसे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, और वो बोलते थे कि आप सैनिक हो तो आपकी फैमिली इसमें जमीन में खाएगी और कमाएगी। ठीक है। उसी तरीके से इस एकता प्रथा को खत्म करने का कार्य कौन करता है? तो इस एकता प्रथा को जो खत्म करेगा वो होगा कौन? तो सिकंदर ए सानी। क्या बोलते हैं उन्हें? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या होएगा? एकता प्रथा को खत्म कर देगा। उसके बाद क्या करेगा? एकता प्रथा को खत्म कर कर वो नगद वेतन चालू कर देता है। ठीक। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों का दल बनाया। क्या? तो 40 सरदारों के एक दल का गठन किया। तो इसमें क्या थे? जैसे अब आज की डेट में आप देखते हैं कि गवर्नर होते हैं स्टेट, तो इसने क्या किया? तो 40 सरदार ऐसे बनाए जो हर एक राज्य या हर एक जो इनका वो होता था केंद्र, वहां पर क्या करते थे? राज करते थे। ठीक है। तो ये 40 सरदार आगे जाके क्या होते हैं? ये बहुत मजबूत हो जाते हैं रजिया सुल्तान के टाइम तक। तो रजिया सुल्तान के टाइम तक ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो फिर इनके हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं इनडायरेक्टली। जो ये 40 सरदार थे इनके हाथ में आ जाते हैं, तो जैसा ये चाहेंगे वैसा होने लगा। तो इन 40 सरदारों का खात्मा आगे चलकर कौन कर देता है? तो बलबन कर देता है, जो सिजदा और पावोस शुरू करता है। और क्या किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा आगरा में न्याय का घंटा लगवाया गया। इल्तुतमिश के समय इतिहास
इतिहास जो था तारीख ए फिरोज शाही में लिखा गया, जिसके लेखक कौन थे? बर्नी थे। तो ये इल्तुतमिश के टाइम का इतिहास जो किस पुस्तक में लिखा गया, तो तारीख ए फिरोज शाही नामक एक पुस्तक हो जाएगी, जिसमें इल्तुतमिश के समय का इतिहास लिखा गया है, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? बर्नी लेखक हो जाएंगे। ठीक है। खलीफा, खलीफा क्या होता था? तो इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पद होता था खलीफा। तो खलीफा से खलाअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। तो खलीफा से खलाअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना, यानी कि खलीफा ने एक चार्टर की तरह बोल दिया गया कि हाँ, इल्तुतमिश में पावर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो खिलाफत खिलाअत इसे ही बोल देते हैं। ठीक है। इसने अपनी दो मुद्राएं चालू करी। जीतल, जीतल किसकी होती थी? तो जीतल तांबे की होती थी, और टका किसकी होती थी? टका चांदी की होती थी। और ये जो अब का जो रुपया है उसकी समान ही थी, 175 ग्रेन या 11 ग्राम हम बोल सकते हैं। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर, अब देख लेते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। तो कहाँ का गवर्नर हो जाएगा इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले? तो ये बदायूं का गवर्नर हो जाएगा। ठीक है। इल्तुतमिश के समय मंगोल अटैक हुए। ठीक है। इल्तुतमिश के समय क्या होते हैं? मंगोल अटैक होते हैं। 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। किसका? चंगेज खान या तिमोजी, जिसको चंगेज खान को तो खैर कौन ही नहीं जानता। ठीक है। तो क्या होता है, ये चंगेज खान जो है ये भारत के अंदर अटैक नहीं करता, ये भारत की सीमाओं से बाहर से ही चला जाता है। इसका कोई वो होता है जो भागकर इल्तुतमिश की शरण में आने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करता है इल्तुतमिश, उसको पहले ही मार के उसकी गर्दन चंगेज खान को भिजवा देता है। तो उससे क्या होता है, ये इसका चंगेज खान का जो है, ये चंगेज खान का जो था ये अटैक वो टल जाता है। मकबरा शैली का जनक किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनाया जाता है। तो ये मकबर शैली का जनक होता है, वो मकबरा शैली का जनक किसको बोला जाता है? तो इल्तुतमिश को बोला जाता है, जिसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। और किसकी याद में? तो अपने बड़े बेटे महमूद की याद में ये बनवाया गया था। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे। टकसाल पर सिक्कों का नाम लिखवाया, जो ये सिक्के बनते थे इसके यहाँ पर, तो इसमें क्या होता था, इस पे टकसाल जहाँ से बन के आ रहे हैं तो वहाँ का नाम भी लिखा जाता था। ठीक है। अब आ जाते हैं अतरकीन का दरवाजा। अतरकीन दरवाजा नागौर राजस्थान में किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। ये इसके निर्माण कार्य हो जाएंगे। ठीक है। और इल्तुतमिश कौन सी जाति से था? तो इल्तुतमिश इलबरी या शमसी जाति से आता था। कौन सी जाति से? तो इलबरी या शमसी जाति से आता था। दरबारी कवि कौन हो जाएंगे इसके? दरबारी कवि मिन्हाज सिराज हो जाएंगे, जिनकी पुस्तक क्या हो जाएगी? तबकात ए नासरी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस बुक पर। ठीक है। अब क्या होता है, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर बनता है? तो जैसे कि पता ही है आपको, इल्तुतमिश को क्या, तो इल्तुतमिश को क्या बोला गया? इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक बोला गया। तो क्या किया इसने? स्वयं ही अपना मकबरा बनवा दिया। कहाँ पर? इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ हो जाएगा? दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अब क्या होता है, 1236 में क्या हो जाता है? 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया? तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे रुकनुद्दीन फिरोज पर। रुकनुद्दीन फिरोज कब? 1236 में कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठता है। ठीक है। ये किसका बेटा होता है? ये इल्तुतमिश का बेटा होता है। माँ कौन होती है इसकी? शाह तुर्कान हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है? तो शाह तुर्कान इसकी माँ होती है। लेकिन ये भी एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक होने के कारण इसको भी गद्दी पर से उतार दिया जाता है। और क्या होता है, ये तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका हो जाती है। कौन? रजिया सुल्तान। फिर क्या आ जाती है? गद्दी पर बैठ जाती है रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 एक योग्य शासक होती है। और जो है रजिया सुल्तान की गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो एक महिला होती है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तुर्की इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका हो जाएगी। इल्तुतमिश की ही पुत्री हो जाएगी ये भी। रजिया के खिलाफ पहला विद्रोह, जो ये रजिया के खिलाफ विद्रोह होता है उसमें एक प्रमुख विद्रोह आ जाता है। किसका विद्रोह? अल्तूनिया का विद्रोह। कहाँ पर? तबरहिंद भटिंडा पंजाब। ये क्या होता है, ये अल्तूनिया जो होता है, अल्तूनिया पंजाब तबरहिंद भटिंडा का गवर्नर होता है। जो 40 सरदार थे
उन 40 सरदारों में से एक होता है, इनमें आपस में बातचीत होती है, ले भाई हमारे ऊपर अब एक लेडीज वो करेगी, हमारे ऊपर अब एक लड़की शासन करेगी, इसकी फील्डिंग सेट करो रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान की फील्डिंग सेट करने के लिए किसको भेजा जाता है? तो रजिया सुल्तान की फील्डिंग सेट करने के लिए अल्तुनिया को भेजा जाता है। तो क्या करती है रजिया, इस जो है इसको इसका दमन करने के लिए, जो तबरहिंद भटिंडा में ये जो विद्रोह हुआ था, इसका दमन करने के लिए रजिया सुल्तान खुद चल देती है घोड़े पे बैठ कर, ले मेरी फील्डिंग सेट करेगा अभी मैं तेरी करवा देती हूँ। ठीक। तो उसके साथ कौन जाता है? एक काला गुलाम होता है जिसका नाम याकूत होता है, वो अमीर ए आखुर होता है, अस्तबल का प्रमुख। रजिया के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और बोला जाता है कि ये रजिया का लवर था, प्रेम प्रसंग चल रहा था रजिया और इसके बीच में। ठीक है, अब क्या करती है रजिया, खुद चली जाती है तब हिंद भटिंडा। अब जैसे ही जा रही होती है, इसे काला गुलाम ये दिखता है याकूत, याकूत को बोलते चल भाई तू भी चल मेरे साथ। अब ये याकूत भी चला जाता है, भाई कैसे अकेले छोड़ देता, अब तुम ही देख लो इस चीज को, कौन कैसे ही अकेले छोड़ देता है। तो भाई याकूत भी हीरो बन के चला जाता है, किसका? एनिमल मूवी का रणवीर कपूर बन के चला जाता है। अब क्या होता है, रजिया की तो फील्डिंग खैर बाद में सेट होती है, पहले ही याकूत की फील्डिंग सेट कर दी जाती है अल्तुनिया के द्वारा। अल्तुनिया क्या इसका गेम ओवर कर देता है। ठीक है, फिर रजिया क्या पहनती थी? तो कुला और चोगा पहनती थी, टोपी और काबा धारण करती थी। ठीक। अब भाई याकूत मारा गया, अब वियोग में चली जाती है रजिया, रजिया को किडनैप करके ये कहाँ वो कर लेता है? तो ये कौन से किला मुबारक, ये क्या होता है, मुबारक नाम का किला होता है, किला किला मुबारक, उसमें क्या कर लेता है ये रजिया को कैद कर लेता है। अब रजिया सुंदर थी तो रजिया बोलती है सुन इधर आ भैया अल्तुनिया, देख मैं दिल्ली की शासिका और तू यहाँ का गवर्नर, हम दोनों मिलके शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो शादी कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं दिल्ली। अब दिल्ली तेरे कंट्रोल में होएगी, मैं वहाँ की रानी तू वहाँ का राजा, अब यहाँ गवर्नर बन के कब तक रहेगा? तो इस तरीके से वो करके चला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जा रहे होते हैं दिल्ली की तरफ। अब वो 40 जो वो थे सरदार थे, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अल्तुनिया ऐसे ऐसे राजा बन के हमारी फील्डिंग सेट कर देगा। अब क्या होता है, 25 दिसंबर 1240 में कैथल हरियाणा में रजिया के साथ साथ अल्तुनिया की फील्डिंग सेट हो जाती है और इनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया जाता है। ठीक, इनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अब देख लो भाई, रजिया ने 2 जनों की फील्डिंग सेट करवा दी, थोड़ा संभल के चलना चाहिए रजिया से। ठीक, तभी तो एक कहावत बनी थी कि रजिया फंस गई गुंडों में, तो वहां जाके सारी चीजें हो जाती हैं। अब बहराम शाह आ जाता है, उसके बाद किसी गद्दी पर बिठाया जाता है बहराम शाह को, 1240 से 42 ईस्वी तक होता है। किसका? ये भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था। इसने एक नया पद बनाया, नायाब ए मुमलिकात। क्या बनाया? नायाब ए मुमलिकात बनाया और एतगीन को नियुक्त किया। ठीक है, एतगीन को नियुक्त किया। अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट पद के बारे में जो बताया जाता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन शक्तियां किसके हाथ में होते हैं? वो पीएम के हाथ में होते हैं। वैसे ही इस नायाब मुमलिकात की कहानी थी, जो रियल पावर्स थी वो सब एक नायाब मुमलिकात के अंडर आ जाती हैं और जो राजा है वो सिर्फ नाम का राजा रह जाता है। अब क्या करता है ये एतगिन, अपने घर के बाहर हाथी वाथी खड़े करवा लेता है, उनको एक डैमो सा बनवा के रखवा देता है जो पत्थर के होते हैं। अब भाई बहराम शाह का ये बात खटक जाती है कि अच्छा ये सारी काम यही कर रहा है, ये खुद को राजा ही मानने लग गया। तो एतगिन इसको डिलीट करवा देता है, एतगिन इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, 1241 में तैयर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। तो कौन सा पहले, सबसे पहले किस किस के बीच कहाँ कहाँ पर हुआ? तो भाई इल्तुतमिश के टाइम पर भी मंगोल अटैक हुआ, लेकिन उसने रोक दिया गया। इल्तुतमिश के टाइम पर मंगोल अटैक करने के लिए कौन आ रहा था? तो इल्तुतमिश के टाइम पे तो खुद चंगेज खान ही आ रहा था। ठीक, लेकिन उसने उसे रोक दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब को कहाँ पर हुआ अटैक? अब इसमें हो जाता है 1241 में अटैक हो गया मंगोलों का। ठीक, मंगोल अटैक हुआ, उसके बाद अब क्या होता है, अब देख लेते हैं हम आगे। ये 2 साल रहता है, इसके बाद इसे गद्दी से उतार दिया जाता है। फिर कौन आ जाता है? फिर आ जाता है मसूद शाह। कौन आ जाता है? मसूद शाह आ जाता है 1242 से 1246 तक। ये किसका पुत्र होता है? ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र होता है। किसका? रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र होता है ये। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आगे। अब आ जाएंगे नसरुद्दीन महमूद। क्या आ जाएगा? नसरुद्दीन महमूद आ जाएगा। कौन? नसरुद्दीन महमूद।
ये कब होता है? 1246 से 1266 ईस्वी तक रहता है। टोटल कितने साल राज करता है? ये 20 साल राज करता है। ठीक। किसका पुत्र था? ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। भाई कितने सारे बच्चे पैदा करे इल्तुतमिश ने, समझ में ही नहीं आती। सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का औरंगजेब किसको बोला जाता है? तो नसरुद्दीन महमूद को बोला जाता है। ठीक है। टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, है नी, और अत्यंत सादगी पसंद थी से, और क्या करता था? टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। अब जो था नायाब ए मुमलिकात, जो था वो ऐतगिन, उसको मरवा दिया। लेकिन क्या होता है? नायाब ए मुमलिकात पद ऐसे ही चलता रहता है आगे। ठीक। उस आगे चलने के बाद क्या होता है? नायाब ए मुमलिकात जो ये होता है नसरुद्दीन महमूद, ये अपना किसको बनाता है? बलबन। बलबन को नियुक्त करता है, और आगे जाके बलबन एक तगड़ा शासक बनता है। ठीक है। नसरुद्दीन, अब बलबन क्या करता है? बलबन अपने संबंध और तगड़े करने के लिए नसरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बना लेता है, यानी कि बलबन अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से करवा देता है। अब भाई ससुर जी होंगे, अब ससुर जी को तो कोई कैसी कुछ कहती। अब एक तो नायाब मुमलिकात ससुर जी, नायाब मुमलिकात बन गया बलबन, दूसरा ससुर जी, बात तो माननी पड़ेगी। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए 1266 से 1266 से 1287 ईस्वी तक रूल कौन करता है? तो 1266 से 87 तक रूल करता है 21 साल। कौन? बलबन। इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय, इसके शासनकाल को द्वितीय इलवरी वंश का नाम दिया जाता है। द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। द्वितीय इलवरी वंश कैसे बोल देंगे कि देखो, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया पहला गुलाम। ठीक है। अब इल्तुतमिश का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश का गुलाम हो जाता है, वो सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है। अब ये क्या हो जाता है? ये इल्तुतमिश के बेटे थे सब, तो इनका गुलाम हो जाता है ये भी क्या हो जाता है? तो पहला गुलाम हो गया कौन? गोरी का हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश, तो ये भी इल्तुतमिश का ही गुलाम था। तो इनडायरेक्टली ये दूसरा गुलाम था, दूसरी पीढ़ी का गुलाम था। ठीक है। तो इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक नाम हो जाएगा बहाउद्दीन हो जाएगा। यह किसका गुलाम था? ये भी इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन। ठीक है। अब देखो इसने कितने साल संघर्ष किया होगा यहाँ गद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन फाइनली संघर्ष करते करते एक दिन आता है कि ये बन ही जाता है। उपाधि क्या लेता है ये अपनी? ये टाइटल धारण करता है किसका? उलूग खां का। किसका टाइटल धारण करता है? ये उलूग खां का टाइटल धारण करता है। और यह उपाधि किसने दी थी? इसके दामाद ने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। अमीर ए शिकार व अमीर ए आखूर बना। आबूर नहीं हो जाएगा, ये आखूर ही हो जाएगा। बै कीजिए, ख हो जाएगा। लोह एवं रक्त नीति अपनाता है, किसकी? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाता है ये। किसके लिए? किसके खिलाफ? तो ये लोह और रक्त नीति जो अपनाता है, तो ये लुटेरों के खिलाफ अपनाता है। किसके? तो किसके खिलाफ अपनाता है ये लोह एवं रक्त नीति? ये अपनाता है, एवं रक्त नीति अपनाता है। ये क्या होता है कि जो आने जाने वाले क्या थे, जो व्यापारी थे, उन्हें क्या किया जाता था? तो रास्ते में लूट लिया जाता था लुटेरों के द्वारा। तो उन लुटेरों के खिलाफ इसने क्या बनाया? तो इसने एक लौह एवं रक्त नीति अपनाई, जिसमें इसने क्या किया? इसने ये कुछ अफगान लाया। अफगान लंबे चौड़े होते थे, तकड़े, तो उन अफगानों को ये नियुक्त करता है। ठीक है। और किसका? तुर्क ए चहलगानी, जो इल्तुतमिश ने एक पद बनाया था, तुर्क ए चहलगानी, उस तुर्क ए चहलगानी का अंत कर देता है। ठीक है। और क्या बनाता है? ये सिजदा शुरू करता है। क्या करता है? तो सिजदा शुरू करता है, पाबोस शुरू करता है। क्या करता है? पाबोस शुरू करता है। और नवरोज उत्सव, जो एक पारसी उत्सव हो जाता है, ये नवरोज उत्सव को शुरू कर देता है। ठीक है। नवरोज उत्सव को शुरू करता है। उसके बाद देखते हैं, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा में, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत पे लागू कर दी। तो ये अपने जो था अपना दरबार, उसका गठन किसमें? तो फारसी पत्ती में ये अपने दरबार का गठन करता है। कैसे? तो फारसी पत्ती में दरबार का गठन करता है। सैनिकों को नगद वेतन देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एकता प्रथा को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हो नहीं पाती एकता प्रथा खत्म। ये कुछ ही सैनिक होते हैं जिनको नगद वेतन देना शुरू कर देता है। बलबन द्वारा स्थापित दो प्रमुख विभाग हो जाएंगे। कौन कौन से? वारिद मुमालिक हो जाएगा, जो क्या होता था? गुप्तचर विभाग या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दीवाने अर्ज, जो एक सैन्य विभाग यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था। ठीक है। बलबन ने पृथक न्याय विभाग की स्थापना की। बलबन ने क्या किया?
बलबन ने एक अलग न्याय विभाग की स्थापना की। ठीक है। बलबन के समय 2 बार मंगोल आक्रमण हुए, 1279 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। 1289 में बंगाल में विद्रोह हुआ तुगरिल खां का। अब तुगरिल खां क्या करता है, ये बंगाल का गवर्नर होता है और ये इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। अब भाई छोटी सी हाइट का होता है बलबन, बहुत अत्याचार झेले होते हैं। तो बलबन जब गद्दी पर आता है तो ये बोलता है, इसे जितने भी गरीब होते हैं सबसे नफरत ही होती है। यानी कि अगर बलबन के पास कोई जाएगा पहले वो झुकेगा, फिर उसके कदमों को चूमेगा। ठीक है। अब बहुत खतरनाक शासक था। बोलते हैं कि आज भी जो दिल्ली में इसका मकबरा है, शाम के टाइम उसमें बलबन के मकबरे में जाने के लिए मना कर दिया जाता है कि शाम हो गई है, अब बलबन के मकबरे में कोई नहीं जाएगा, नहीं तो बलबन आ जाएगा। अब 1289 में क्या होता है, एक तुगरिल खां था, इसको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत ख़त्म हो गई होती है, तो ये क्या करता है, बलबन के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर देता है। अब बलबन खुद वहाँ जाता है और इस तुगरिल खां को पकड़ता है और तुगरिल खां को पकड़कर उसकी खाल उतरवाता है और उसकी खाल में भूसा चौराहे पे टंगवा देता है कि अगर बलबन के खिलाफ कोई भी विद्रोह करेगा उसका ये हाल किया जाएगा। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे कैकुबाद। कैकुबाद कौन था, तो कैकुबाद हो जाएगा, ये बलबन का पोता था। ठीक है। और किलोखरी का किला, किलोखरी का किला किसने बनवाया, इसके बलबन के पोते कैकुबाद ने बनवाया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आ जाएगा कैमूर्स या शमसुद्दीन सेकंड। क्या हो जाएगा, कैमूर्स हो जाएगा या शमसुद्दीन सेकंड हो जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक, इसका शमसुद्दीन सेकंड नाम दे के भी पूछ लिया। इसके तीनों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है। तो खत्म हो जाता है आज हमारा गुलाम वंश। ठीक है। और ज़्यादा लंबी हम क्लास को खींचेंगे नहीं, क्योंकि याद भी करनी होती है आप लोगों ने, हमने पता ही है। बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, एक खींच के 1 हफ्ता और लिया जाएगा। हम आपकी इसको ख़त्म कर देंगे हिस्ट्री को, मिडेवल हिस्ट्री को। तो कल से हम शुरू करेंगे कहाँ से, तो खिलजी वंश से कल हम शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।